Hello everybody. Today I am starting a lecture series on Heisenberg uncertainty principle. So in this series, firstly we will discuss about genesis of Heisenberg uncertainty principle. Then we will talk of in the second lecture we will talk of definitions, various definitions, mathematical representation of the formula. Then we will derive an expression for Heisenberg uncertainty principle, and in the last we will discuss universality of Heisenberg uncertainty principle. Okay, and the last lecture will be regarding application of Heisenberg uncertainty, and the application part will be consisted of many lectures. So here we are starting it with the first page of the lecture series. It is regarding the genesis of Heisenberg uncertainty principle. तो पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी अराइज क्यों होती है. ठीक है, तो देखो क्लासिकल मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं. तो क्लासिकल मैकेनिक्स में बिग पार्टिकल्स होते हैं जनरली, एंड एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, मोमेंटम एंड एनर्जी वी कैन डू. तो पार्टिकल की पोजीशन अगर एग्जैक्टली पता होगी तो पार्टिकल किस पाथ को फॉलो करेगा, जिसको आप ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, वो भी वेल डिफाइंड होगा. तो इन क्लासिकल मैकेनिक्स द पोजीशन एंड मोमेंटम कैन बी मेजर्ड exactly. Now come to quantum mechanics. Quantum mechanics deal with quantum particle, small material particles. Now de Broglie hypothesis say that a quantum particle is associated with a matter wave while in motion, and this matter wave is given by h by p. Now de Broglie sir assumed that this wave is monochromatic, but it do not fit the theoretical calculations and experimental values. So we have to think of the matter wave in different way, and it was laterally corrected by Schrödinger. He said the material particle is associated with a matter wave. This is true, but the nature of this matter wave is not monochromatic. It is a packet of wave. Okay, so he said a moving material particle is equivalent to a moving packet of wave, and it moves with a velocity called group velocity, which is equal to the velocity of center of mass of the quantum particle. Now we are to think that how a wave packet can represent a material particle. The wave packet is a group of waves which interfere in such a way that the amplitude is non-zero in some definite region of the space and it is zero elsewhere. तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये नॉन जीरो होगा. किसका एम्पलीट्यूड? रिजल्टेंट वेव का, क्योंकि वेव पैकेट है जो वो एक कॉम्प्लेक्स वेव है, ये एक रिजल्टेंट वेव है, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय सुपर इम्पोजिंग ए लार्ज नंबर ऑफ वेव्स. ओके, तो वो जो लार्ज नंबर ऑफ वेव्स हैं वो इसी पर्टिकुलर रीजन में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, और अगर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा. ठीक है, और ये देखो यहाँ पे पीक पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. जैसे इस पॉइंट से दूर मूव करोगे एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है, फाइनली ये जीरो हो जाएगा. तो जहाँ पे जीरो है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. यानी कि मैं मान सकता हूँ ये जो वेव पैकेट है इसका साइज इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में है ऑलमोस्ट. तो यहीं पे
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसी रीजन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, रेस्ट रीजन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो मुझे ये देखना है कि मैं पार्टिकल को यहाँ पे रख सकता हूँ या यहाँ पे रख सकता हूँ, मेरा क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल होगा कहाँ पे। तो हमारे पास एक अप्रोक्सीमेशन है। बोर्न सर ने कहा कि प्रोबेबिलिटी, पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन तो आप मेजर नहीं कर सकते क्वांटम मैकेनिक्स में एज यू डू इन क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है अगर, तो इसका मतलब पार्टिकल इन दोनों नोड्स के बीच में कहीं भी हो सकता है और पार्टिकल के लार्ज एम्पलीट्यूड के नियर बाई होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड है वेव एनवलप में, वेव पैकेट में, तो इसका मतलब पार्टिकल के इस पॉइंट के अबाउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम हो गया तो कम है, यहाँ पे और कम है तो यहाँ पे और कम है, ठीक है। और जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है वहाँ पे पार्टिकल नहीं होना चाहिए। तो अब देखो, बोर्न probabilistic interpretation say that the particle can be anywhere in between the wave packet, but the probability of finding is large where amplitude is large, where amplitude of the wave packet is large। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल इन दोनों नोड के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो ये जो साइज ऑफ वेव पैकेट है ना, ये आपको बताएगा कि ये जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, पोजीशन में अनिश्चितता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ द वेव पैकेट। और अब साइज का अंदाजा कैसे लगाएंगे, ये जो दो नोड हैं, ठीक है, नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाए 0। तो इन दो नोड के बीच का जो गैप है दैट गिव्स यू द साइज ऑफ द वेव पैकेट, और यू कैन से the amount of uncertainty in measurement of a position। Okay, so what is the conclusion? Now the position is not certain, so uncertainty is associated with position। so अब जब position ही uncertain है तो जो वो path follow करेगा क्या वो certain हो सकता है, वो भी uncertain होगा, ठीक है। अब position uncertain है तो इसका मतलब जो momentum है, अब मोमेंटम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स वाई डेल्टा टी। तो यहाँ से देखें, अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी है तो वेलोसिटी में भी आएगी और मोमेंटम में भी आएगी, ठीक है। एंड मोमेंटम इज रिलेटेड टू एनर्जी, तो इसका मतलब एनर्जी भी अनसर्टेन होगी। तो कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी पोजीशन में भी है, वेलोसिटी में भी है, मोमेंटम में भी है और एनर्जी में भी होगी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द आउटकम ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, बिहेवियर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल क्वांटम मटेरियल पार्टिकल, ओके। तो एंड इट्स जेनेसिस लाई इन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली से स्टार्ट होता है सारा पंगा, ठीक है। एंड लेटर इट वाज इम्प्रूव्ड बाय श्रोडिंगर, देन बोर्न इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो बोर्न इंटरप्रिटेशन गिव्स राइज टू अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो इन सब का कंट्रीब्यूशन है इस चीज में। एंड फाइनली द कंक्लूजन इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ क्वांटम मटेरियल पार्टिकल इज नॉट सर्टेन, उसमें अनसर्टेनिटी होती है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे हमने कंपेयर किया है एंड वी सा व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। और कंपैरिजन क्या है कि क्लासिकल पार्टिकल का जो ट्रेजेक्ट्री है वो वेल डिफाइंड है और क्वांटम पार्टिकल का, मटेरियल पार्टिकल का जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज नॉट सर्टेन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे, उसके डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग द लेक्चर।